हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवा एकेडमी। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी जियोग्राफी का 8वां चैप्टर और लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं पार्ट लेसन की तरफ। हमारा लेसन है भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न में देखते हैं, अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। तो मौसम जो है वो वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन है। ओके, इसमें तापमान तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान से देखा होगा कि बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है, तब आपको ऊनी वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंड पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम सर्दी, मार्च से मई तक गर्म मौसम गर्मी, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा, अक्टूबर से नवंबर और मानसून के लौटने पर मौसम शरद। शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के कारण सूर्य की अधिकतर किरणें सीधे पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। ये नहीं इम्पोर्टेंट, ये पढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या मौसम या वर्षा का मौसम, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल की ओर बहती है। वह अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब यह पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने पर मौसम या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत में दक्षिणी भाग, विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध के होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगला है हमारा किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान में मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर में द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय
क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वह ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व के सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हम अपने चारों ओर तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीव देखते हैं। जैसे घास के मैदान में खेलना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता। वृक्षों पर की अनेक प्रजातियां वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष में अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। फलतः ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट में संकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, हमारे देश में बहुत सारे भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ, इस प्रकार की वनस्पति देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति के कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकड़ इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट और पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती हैं। पर्वतों की ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार से पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़, पाइन तथा देवदार हैं। मैंग्रोव वन, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा। हमें वनों
की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ों को मिट्टी बांध कर रखती है। इस प्रकार वह मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। वन्य प्राणी वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास स्थान प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत के सांपों में सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा करैत प्रमुख है। वनों को काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाएं शुरू की है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? आप वन्य जीवों के संरक्षण में अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख के बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवासों को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। प्रवासी पक्षी, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ पक्षी पिनटेल, बतख, कर्लेव, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट आदि वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आ जाते हैं। इन सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की
दूरी तय कर भारत आती है। दोस्तों ये चैप्टर समाप्त हो चुका है और ये बुक भी समाप्त हो चुकी है। मैं इसके नोट्स की PDF आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। ओके, थैंक यू। अगला वीडियो जल्द ही आएगा।